सेकंड सत्र में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में सुधा सिंह जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। सरिता जैन जी उपस्थित, उनका स्वागत है। शीतल वासुपिया उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। वर्षा श्रीवास्तव जी उपस्थित, उनका स्वागत है। नीतू जैन जी उपस्थित, उनका स्वागत है। के तिवारी जी उपस्थित हो गए हैं, उनका स्वागत है। हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर भी हैं सेमेस्टर 4 के। तो हम लोग बात कर रहे थे अभी ट्रीटाइज 6 पर, ये यानी सेमेस्टर 4 का ये कोर्स है। अब हम लोग आगे बात करने वाले हैं इसी चाइनीज में ही, जो हमारा पतंजलि योग का है, उस पर हम लोग पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग उस पर आगे चर्चा करेंगे। अब जो शेयर हो रहा ना, यस सर। तो चक्र सिस्टम हम लोगों ने पढ़ा कि अभी हम लोग पढ़ रहे थे ट्रीटाइज 6 में। तो आप देखिए सारे दर्शन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वहां उन्होंने बात किया था कि CV1 हमारा ये जो कंसेप्शन वेसल मेरिडियन है, ये वेसल थी, यानी ये कंट्रोलिंग मेरिडियन है, और ये वेसल मेरिडियन ना होकर के वेसल है। वेसल मींस इसमें प्राण या इसमें ऊर्जा अधिक है। वैसे ही आप जब चक्र सिस्टम में पढ़ेंगे तो चक्र सिस्टम में हम लोग कहेंगे कुंडलनी से शुरू होता है। तो कुंडलनी माने जिसको जागृत करना है। जागृत करना मतलब वहां से सारे सोर्सेस शुरू होते हैं, सारे ऊर्जा के स्रोत शुरू होते हैं। फिर वो कंसेप्ट याद रखिए, चाइनीज में हम बताने से कंपेयर करिए, चाइनीज में क्या कंसेप्ट है। चाइनीज में किडनी में वो ऊर्जा संग्रहित होती है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रीनेटल एनर्जी, माता पिता से मिली, ईश्वर से मिली। यहाँ पर कुंडलनी में वो स्थित है, और जैसे जैसे आपका विकास हो रहा है कुंडलनी जागृत हो रही है, उसका वो विकास में सहयोग दे रही। और चक्र हमारे अब फिर शुरू कहां से हो रहे, सारे नाड़ियां, जो नाड़ियों का कंसेप्ट है भारतीय दर्शन में, वो नाड़ियों कंसेप्ट उसी जगह पर है। वहीं से नाड़ियां शुरू हो रही है जहां पर CV1 है। तो ये समझिए, उसको उन्होंने कंदमूल कहा। उन्होंने उस स्थिति, इस जगह को कंदमूल कहा है। हम लोग उसको नाम यहाँ पर और दे रहे हैं, लेकिन है जगह वही जो CV1 के बिल्कुल जगह है, बिल्कुल उसी जगह पर कंदमूल नाड़ियों की वहां पर है। सुषुम्ना नाड़ी हमारी इस जो स्पाइनल कॉर्ड है इसके बाहरी भाग से जुड़ रही है, लेकिन सुषुम्ना नाड़ी के अगल बगल 2 नाड़ियां हैं, इड़ा और पिंगला नाड़ियां कहते हैं। और इड़ा और पिंगला नाड़ियों के साथ साथ सुषुम्ना नाड़ी के 3 स्तर हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था अपने मॉडर्न साइंस में कि 3 स्तर हम लोग कहा था, पेरिकार्डियम, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, सब कह रहे थे हम लोग। यूट्रस में भी कह रहे थे कि हमारे वहां 3 वो है, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम है। तो ये जो हम लोग कंसेप्ट दे रहे थे, यही कंसेप्ट, वैसे ही कंसेप्ट वहां भी है कि वहां बजरी और चितड़ी 2 उसकी लेयर है सुषुम्ना नाड़ी की। तो सुषुम्ना नाड़ी जो है उसके भाग है, और ये जो इड़ा और पिंगला नाड़ियां हैं ये आगे जाकर के एक दूसरे के ऊपर बाएं दाएं हो जाती है। तो इसलिए कंसेप्ट वही है, सारे कंसेप्ट वही, आप जोड़िएगा तो वही मिलेगा। तो चक्र सिस्टम क्या है, ऊर्जा के बड़े स्रोत के रूप में है। और ये चक्र इसलिए है कि यहाँ पर ऊर्जा जो है मूव करती रहती है, और वो चक्र मूव करते हैं तो उस मूविंग से वो अपनी एनर्जी या तो लेते हैं या दे रहे हैं, किसी को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो क्या है, जैव ऊर्जा के शक्तिशाली केंद्र। हम लोगों ने कहा याद करने का तरीका, हम लोगों ने कहा है कि जो सिस्टम चाइनीज सिस्टम में बताया, तो जैसे जैसे हमारा वो एक स्टेम, कॉस्मिक स्टेम बोला गया उसको, कॉस्मिक स्टेम 4 घंटे का हुआ, और उसमें जो एनर्जी आई उसी एनर्जी के आसपास हम लोग, तो प्रश्न आता है जैसे कि उसमें चक्रों की बात,
प्रोफेसर पारदीप ने चक्रों का नामकरण दे दिया, ए चक्र, बी चक्र, सी चक्र, डी चक्र, ई चक्र, एफ चक्र। तो जब तक आप उसको याद नहीं करेंगे प्रश्न पूछा जाएगा कि ए चक्र का अर्थ क्या है या बी चक्र का अर्थ क्या है, उसमें क्वेश्चन रहेगा। तो उसके लिए हम लोगों ने आप लोगों को बताया था, फिर बता रहा हूं कि हम कह रहे हैं कि उसी क्रम में जो ऊर्जा क्रम है 3 बजे से 5 बजे तक, उसी क्रम में पूरा नोट कर लीजिए। उसके नाम, चक्रों के नाम स्व, मणिपुर, विश्वमूला है। स्व माने स्वाधिष्ठान पहले, फिर मणिपुर, फिर विशुद्ध, फिर मूलाधार, और फिर आज्ञा तेरी अनाहत है, फिर आज्ञा चक्र और फिर अनाहत चक्र। ये हमारे उसमें है 7 चक्रों में। स्व, मणिपुर, विश्वमूला है, 4 इसमें आ गए, स्वाधिष्ठान, मणिपुर और विशुद्ध और मूलाधार, और आज्ञा तेरी अनाहत है। और सहस्त्रार को बिल्कुल ऊपर, सहस्त्रार का स्थिति वहीं पर मोरलेस होगी जहां पर जीबी 20 20 वहां पर। तो और फिर दूसरा कहा ए चक्र, बी चक्र, एक चक्र इन चक्र होगा कि ए चक्र भी यांग चक्र होगा। तो उसके लिए वही जैसे हमारे लंग्स इन है और लार्ज इंटेस्टाइन हमारी यांग है, तो वैसे ही ADEHIL। तो इसको अगर याद करना चाहें तो आधे हिल, ADE आधे हिल, ADEHIL आधे हिल, तो इन है। तो इन याद हो गया तो यांग, इसके अलावा सब यांग है। तो इस रूप में भी याद कर सकते। अब हम लोग पढ़ रहे हैं आगे कि ये प्राण ऊर्जा यानी जैव ऊर्जा, जो प्राण हम लोग जिसको कह रहे हैं, उसके ये शक्तिशाली केंद्र है, इसलिए पहला एक से विशेषता है। ठीक, तो इनकी स्थिति वैसे ही जैसे सप्तर्षि मंडल है, जैसे कह रहे हैं कि सप्तर्षि मंडल जो है हमारे कितना इंपॉर्टेंट माना जाता है। सप्तर्षि मंडल बहुत चीजों को गवर्न कर रहा होगा, प्रकृति के रहस्य नहीं है, प्रकृति ऐसा सप्तर्षि मंडल है और वो कहीं न कहीं किरणें अपनी भेज रहा है, क्योंकि हम तो ऊर्जा की बात कर रहे हैं ना। और हमने पढ़ा है अभी वेस्टर्न किताबों में कि कोई भी जो कहीं ब्रह्मांड में कहीं कोई पॉइंट है, उससे हमारा तादाद है, हमारा संबंध स्थापित होता है। हम जाने या न जाने, हम महसूस करें या न महसूस करें, लेकिन उसका उससे आपका तादाद होता है। और मन की जो किरणें हैं या मन की जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा बिना किसी आधार के, बिना किसी मीडियम के, और हजारों करोड़ों मील दूर से क्षण में, एक पल में संपर्क स्थापित कर सकती है, करती है। वो हम जाने या न माने। तो सप्तर्षि, भारतीय दर्शन में सप्तर्षि मंडल कौन है? मैं कश्यप ऋषि हुए माने गए, अत्रि माने गए, वशिष्ठ माने गए, विश्वामित्र माने गए, गौतम माने गए। गौतम वही जो जनक, राजा जनक के यहाँ, जिनका राजा जनक के जो राजगुरु थे, उनकी बात है। जमदग्नि जो परशुराम जी के पिताजी थे, उनका भरद्वाज ऋषि, जो हम लोग जो किताबें पढ़ते हैं, जिन्होंने पूरा इंद्र, भगवान इंद्र से जाकर के और आयुर्वेद का सार लाए, वो ये 7 ऋषि हैं। तो वैसे ही उनके जैसे महत्व वहां है, तो वैसे ही हमारे में ये, फिर ये क्या करते हैं, ये मिलन, मीटिंग पॉइंट्स है। क्या होता है, जो शरीर के ऊर्जा के वह तमाम नाड़ियां जा रही हैं, उन नाड़ियों में जहां कहीं नाड़ियां आती हैं, 8, 10, 15 नाड़ियां आई, तो जो मिलन बिंदु हो गया, मीटिंग पॉइंट हो गया, चौराहे हो गए, उन चौराहा की वजह से इसमें मिलन हो गया। तो ये क्या करती है, ये उन दशाओं, उन डायरेक्शंस में ऊर्जा का प्रवाह करती है। या तो प्रवाह करेंगी, क्योंकि निरंतर ऊर्जा तो लगातार चलने वाली है, तो ऊर्जा प्रवाह करेगी या ऊर्जा ले ली। इनके द्वारा परिष्कृत, अब कौन सा काम, देखिए शारीरिक तो करते ही करते हैं, शारीरिक के साथ साथ चूंकि यह अधिक ऊर्जा के सघन केंद्र है, तो जो शारीरिक या बौद्धिक है, मानसिक है या आध्यात्मिक है, उन पर भी ये एक्ट करते हैं। तो जो बौद्धिक है, जो मानसिक है, जो पराभौतिक है, जिसको हम लोग कहते हैं आध्यात्मिक है, उन पर भी विचार करते हैं। तो ये परिष्कृत कार्य संपादित करते हैं। यानी इनको अगर हम ट्रीटमेंट देंगे तो हमारा मानसिक, बौद्धिक ये रोग जो है वो भी दूर होंगे। भौतिक अवयवों के कार्यों से, अब जो ऑर्गन्स है, हमारे भौतिक ऑर्गन्स हम लोग मान रहे हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इन्हें संबंधित जो हमारे भौतिक ऑर्गन है, उनके ये नियंत्रक है।
तो नियंत्रक, जैसे हम लोगों ने भी देखा कि कंसेप्शन वेसल मेरिडियन नियंत्रक किसकी है, वो सारे इन ऑर्गन्स के नियंत्रक है, वैसे ही ये भी भौतिक अवयवों के कार्यों के नियंत्रक है। तो भौतिक को करेंगे, पराभौतिक भी करते हैं, बौद्धिक भी करते हैं, मानसिक भी करते हैं। इनको इंडोक्राइन सिस्टम, ये हमारी खोज 600 बीसी के पहले की खोज है। 600 बीसी के पहले चरक संहिता लिखी जा चुकी थी, और उसके पहले उनके दो गुरु परंपरा में, गुरु शिष्य परंपरा में 2 गुरु पहले की बात भरद्वाज ऋषि हैं, तो भरद्वाज ऋषि उसको इंद्र से लाए थे, यानी और पहले की बात है। तो वो हमारा सिस्टम था, हमने बताया कि चक्र है। और इंडोक्राइन सिस्टम ये डेवलपमेंट हुआ है ये इंग्लिश सिस्टम में, यानी इसको हम लोग बोलते हैं मॉडर्न साइंस, उसमें मॉडर्न साइंस में। तो जिन्होंने देखा कि जो एंडोक्राइन सिस्टम की स्थिति है वो मोर और लेस उन्हीं जगह पर है जहां पर हमारे चक्र है। तो इसलिए हमारे जैसे एंडोक्राइन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे नर्वस सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ही हमारा चक्र। नर्वस सिस्टम क्या करता है, ये कंट्रोलर फॉर ऑल ऑर्गन्स एंड ऑल सिस्टम्स, ये कंट्रोलर है। और दोनों मिलकर के इंडोक्राइन सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम, दे कंट्रोल द होल ऑर्गन्स एज वेल एज होल सिस्टम्स। जितने सिस्टम, माने 10 सिस्टम हमारे बॉडी में होंगे, तो उन सिस्टम को ये नियंत्रक होते हैं। वैसे ही हमारा जो चक्र है, उन चक्रों की उपयोगिता इस तरह की ये सारे चीजों को कंट्रोल करते हैं। चक्रों की स्थिति शरीर में अंत है। अब जो हमारे नर्व प्लेक्सस के, हम लोगों ने कहा था प्लेक्सस की बात कही थी, तो जानिए जो ब्रेन सिस्टम, यानी ब्रेन से जो आता है, नर्वस सिस्टम का जो ऊपरी भाग वो ब्रेन है, उसके नीचे का भाग है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड से जब नर्व आती है, तो स्पाइनल कॉर्ड से आकर के वो एक गुच्छे के रूप में पहले बाहर निकलती, फिर निकलने के बाद वो आगे जाकर के ऊपर की, नीचे की, आसपास की, वो जाकर के एक चौराहा बना देती है। यानी जैसे हम लोग बिजली के, कोई बिजली का मिस्त्री आएगा आपके पास, बिजली का मिस्त्री, तो वो क्या करता है, वो आप देखते होंगे कई तारों को गूंज करके और एक तार बना देता है। अब उस तारों के, उसके जो छोटे छोटे जो फाइबर्स निकले वो बहुत निकल गए, अब वो फाइबर को कहीं और लगा देता है, तो आपको तो मालूम नहीं सकता कि ये फाइबर किस स्विच से संबंधित है, जब तक वो बताए नहीं कि किस स्विच से संबंधित है। तब वैसे ही नर्व फाइबर्स हैं जो जाकर के एक जाल बनाते हैं शरीर के बाहर, मतलब स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल सेंटर में है, उसके बगल में वहां पर एक नर्व बनाते हैं। तो ये नर्व प्लेक्सस जो है, तो ये नर्वस सिस्टम में, ये हमारे जो चक्र है, ये चूंकि नाड़ियों से जुड़े हुए हैं, नाड़ियां भी जा रही हैं इनसे, तो इन नाड़ियों के माध्यम से नर्व प्लेक्सस से जुड़े हुए हैं। इसीलिए कहा गया कि नर्वस सिस्टम में महत्वपूर्ण जो नर्व प्लेक्सस हैं वो इन्हीं के अनुरूप, मतलब ये तो बिल्कुल सेंटर बताए गए हैं, लेकिन वो प्लेक्सस अगर अगल बगल भी है तो वो नाड़ियों के माध्यम से जुड़े हुए हैं। बॉडी, ब्रेन और चेतना के समन्वय। अब देखिए दोनों चीजें हैं, भौतिक और पराभौतिक। चक्र जो है सिंपल नहीं है, ये भौतिक पराभौतिक दोनों चेतनाओं करते हैं। चेतना माने हम लोग क्या ना, खादिन आत्मा मन है कालो दिशा से द्रव्य संग्रह, तो हम लोग आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी के साथ साथ काल, दिशा, मन, आत्मा और तम की बात भी करते हैं। यानी शरीर हमारा बना हुआ है किससे, न केवल आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी से, बल्कि काल, दिशा, मन, आत्मा, तम का भी उसमें योगदान है। बिना उसके धातु चेतना सष्ठा, बिना उसके संभव नहीं है। अगर 6 धातुएं न हो तो पंच महाभूतों से हमारे शरीर का, हमारे मन का विकास नहीं हो सकता, उसके लिए चेतना चाहिए। तो वैसे ही ये हमारे हैं जो चेतना और ब्रेन, माइंड तो मन, या मस्तिष्क लिखा हुआ मन कह रहे हैं, शरीर, मन और आत्मा, इनके बीच में, उसको हम मस्तिष्क इसलिए कह रहे हैं कि हम मॉडर्न साइंस से अपने जोड़ रहे हैं, इसलिए मस्तिष्क कह रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ उसका मन है। तो मन और आत्मा और शरीर, इनके बीच में समन्वय स्थापित करते हैं। अब चक्र है, तो चक्र माने मूवमेंट, तो चक्र माने मूवमेंट, माने अगर निर्बाध गतिशील है, लगातार गतिशील है, तब तो आपको फायदा है, और अगर रुक जाएंगे, कहीं ऊर्जा रुक जाएगी, तो यह आपको डिजीज। तो हम लोग क्या करेंगे, उन पर एक्शन लेंगे, उस पर स्टिमुलेशन देंगे, तो उनके स्टिमुलेशन देने से हम रुकावट को दूर करते हैं और हमारा एक्शन और रिएक्शन शुरू हो जाता है। अब योग शास्त्र के साथ चक्रों की स्थिति 88,000 अनुमानित है, जिसमें से
8 प्रमुख है, 40 सेकंड, ये उन्होंने योग शास्त्र में। इतना तो खैर नहीं है, लेकिन षड चक्र एक हमारे पास किताब है, षड चक्र निरूपणम, ये किताब है। इस किताब में लिखा हुआ है कि 72,000, संख्या 72,000 है। एक साहब एक सेमेस्टर में पूछा गया था, तो कह रहे थे कि 88,000 हमको कहीं मिल नहीं रहा। इस किताब में षड चक्र निरूपणम में 72,000 कंदमूल से, जो कंदमूल है वहां से 72,000 नाड़ियों का निकलने का बताया गया है। तो उन नाड़ियों को हम लोग चक्र भी कह सकते हैं, कोई बने, क्योंकि जहां कहीं वो नाड़ियों की बात कही गई है, चक्र तो खैर नहीं कही गई है, लेकिन नाड़ियों की बातें हो सकता है नाड़ियों को और चक्रों में कहा गया हो, तो उन्होंने इस तरह कहा है। तो ये प्रमुख चक्र शरीर के मध्य भाग में है। कौन सा भाग मध्य हमारा? मीडियल क्यों कहा गया है? मीडियल माने बीच का, और वर्टिकल माने क्या? वर्टिकल एक्सिस माने नीचे से ऊपर, तो उसी में हमारे एक्सिस है। अब इनके दो कंसेप्ट हैं, एक फनल कीप के आकार के पुष्प, जैसे हम लोग कमल पुष्प से कहा था कमल पुष्प की तरह हैं, वैसे वैसे जो पंखुड़ियां जितनी होंगी उतना ही उसकी कार्य क्षमता होगी, उतना ही उसकी पावर होगी, उतना ही उसके अंदर ऊर्जा समाहित होगी। इसलिए उनको कमल उसका आकार है, और उसी में जिसमें 4 पेटल हैं और उसमें किसी में 1,000 है, तो 1,000 की महत्ता बहुत बड़ी है। पुष्प की पंखुड़ियों नाड़ी चैनल्स के रूप में जाना जाता है, जिसके माध्यम से ऊर्जा चक्रों में बहती है। अब इन्हीं के माध्यम से, क्योंकि नाड़ी है भाई, ऊर्जा प्रवाह तो कोई ना कोई होगा, वहां पर निरंतर ऊर्जा दे रहे हैं, और वो बड़े बड़े सोर्स है ऊर्जा के, इसलिए नाड़ी से लेकर के, और उसको नाड़ी से आती भी ऊर्जा है और इनको नाड़ी को देते भी है, और ताकि पूरे शरीर का काम चलता, शारीरिक का व्यवस्था होती है। प्रत्येक पुष्प के सबसे, अब ये क्या कहा, जो सबसे जो चक्र है उस चक्र के डीपेस्ट पॉइंट से एक क्या होता, एक कोई चैनल गया है, वो चैनल जाकर स्पाइनल कॉर्ड से मिलता है, और स्पाइनल कॉर्ड में हम लोग सुषुम्ना नाड़ी का कह रहे हैं, सुषुम्ना नाड़ी है, और उसके भले वो आप मेरुदंड न माने उसको स्पाइनल कॉर्ड न माने, लेकिन सुषुम्ना नाड़ी है, और नाड़ी के अगल बगल में ईड़ा और पिंगला 2 नाड़ी, तो यानी ये तीनों नाड़ियों मिलकर के, और सुषुम्ना नाड़ी के जो अंदर है उसको मत सोचिए, वो तो उसकी कवरिंग के रूप में है, वो उसको एक ही मानिए सुषुम्ना नाड़ी। तो सुषुम्ना नाड़ी के बगल में लेकिन 2 हैं, ईड़ा और पिंगला, तो तीनों नाड़ियों के का जो है वो मेरुदंड यानी स्पाइनल कॉर्ड से उसका संपर्क है। तो अगर ये स्पाइनल कॉर्ड से जाके मिल रहा है, इसका मतलब कि यह सुषुम्ना नाड़ी से भी संपर्क स्थापित कर रहा है, वही बगल में तो ही साथी में है जुड़ी हुई। तो इसलिए ऊर्जा के सबसे महत्वपूर्ण चैनल सुषुम्ना नाड़ी को भी कहीं कहीं नॉर्मली ये स्पाइनल कॉर्ड कह देते हैं, लेकिन अगर आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद में या योग शास्त्र में सुषुम्ना नाड़ी को स्पाइनल कॉर्ड से थोड़ा भिन्न माना गया है, क्योंकि कहा गया कि उसके बाहरी भाग से सुषुम्ना नाड़ी, यानी बाहरी भाग माने मेरुदंड के अलावा कोई चीज हो गया, यानी स्पाइनल कॉर्ड के अलावा भी कोई चीज है, लेकिन नॉर्मली मेरुदंड के साथ, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड के साथ ही है इसलिए उसको कह देते हैं। ठीक है, नाड़ी सिर के शीर्ष भाग में जाती है, कहां तक जाती है? शीर्ष भाग तक जाती है। तो क्यों? ये नाड़ी जाकर के अल्टीमेटली आपको सहस्त्रार से मिलती है, तो सहस्त्रार से मिलेगी तो वो वाला पॉइंट GV20 का पॉइंट है। सतत परिभ्रमण की स्थिति है, चक्र है, चक्र माने मूवमेंट करता रहता है, जैसे पृथ्वी एक टोटल अपना मूव करती है और अपनी धुरी पर भी नाचती, वैसे ही इनकी स्थिति है, चक्र है, और इसी जो सर्कुलेशन करते हैं, इसी सर्कुलेशन के बाद ये ऊर्जा का आदान प्रदान करते हैं, सर्कुलेट करते रहते हैं एनर्जी को। चक्र दाईं और बाईं ओर घूमते हैं, कोई चक्र राइट एंटी क्लॉकवाइज घूमता है और कोई क्लॉकवाइज घूमता है। तो ये माना गया है। अब चूंकि नारी और पुरुष की अवधारणा जो है चाइनीज उसमें सिस्टम में ये मानी गई है कि इन जो है, मतलब इन जो भी है वो नारी के रूप में है और यांग जो है पुरुष के रूप में है। तो इन और यांग उसी के आधार पर, तो अगर राइट में आपका है तो जो क्लॉकवाइज है वो आपका इन चक्र के रूप में है, और जो लेफ्ट आपका है वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है उसका, वो यांग चक्र के रूप में है। तो यानी बाएं हाथ में जब हम लोग कर रहे हैं तो यांग चक्र के रूप में है, तो वो हम लोग का लेफ्ट मूवमेंट का उसमें होता है, घूमने की स्थिति बताई गई।
इसी से एक कंसेप्ट डेवलप हो गया है इनके हिसाब से, इसी से कंसेप्ट डेवलप हो गया कि इंडिविजुअल भी है और ज्वाइंट भी है, क्योंकि इन और यांग के बिना जीवन नहीं चल सकता। तो यानी इन और यांग जब संयुक्त हो जाएंगे तो वो संयुक्त चक्र के रूप में हो गए, और जो इंडिविजुअल चक्र है वो अपना अलग हो गया। अब उसके जो जो जब यूनाइटेड चक्र की बात करेंगे हमेशा, तो उसकी एंटी क्लॉकवाइज होगी, याद कर लीजिएगा। जहां इन और यांग मिल गए तो एंटी क्लॉकवाइज उसका मूवमेंट है, जहां पर केवल इन है वहां राइट में मतलब क्लॉकवाइज है, और जहां केवल यांग है वहां एंटी क्लॉकवाइज है। तो वही है इन यांग में वर्णित हम होमो हेट्रो वाला जो कंसेप्ट है प्रोफेसर का। पर ये समझ में नहीं आया, एंटी क्लॉकवाइज मतलब किस टाइप से? एंटी क्लॉकवाइज ऐसा है ना, जो चक्र है वो मूवमेंट करते हैं, तो एक क्लॉकवाइज करते हैं, एक एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। यू मूवमेंट, यू करेंगे तो क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा, और अगर यू करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा। तो एक साथ दोनों करेंगे सर फिर वो? नहीं, जो चक्रों की स्थिति बताई गई है कि चक्र, कुछ चक्र राइट मतलब क्लॉकवाइज मूवमेंट करते हैं, कुछ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करते हैं। तो उसको हम लोगों ने चिकित्सा में यूज कर लिया कि उसको उन्होंने कहा कि जो एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं वो यांग चक्र है, और जो क्लॉकवाइज मूव करते हैं वो इन चक्र है ये। और उससे जोड़ दिया क्योंकि नारी को इन यांग इन माना गया, तो उनको कहा कि इन चक्र जो है वो जो है वो क्लॉकवाइज वाला वो नारी के लिए संदर्भ में यूज हुआ। जैसे अभी उन्होंने कहा, क्या कहा था वो अभी 26 में उन्होंने कहा कि राइट में आप लगाइए। देखिए पॉइंट आपका था, वही पॉइंट है, LU7 और K6 दो ही पॉइंट थे, लेकिन LU7 को राइट में लगाने का मतलब राइट माने था, अब क्या है राइट, इन है, राइट इन है, हाँ ना, राइट तो इन है नहीं, तो यस चलिए सर। राइट इन है और लेफ्ट यांग है। तो इसलिए उन्होंने जो कंसेप्ट आया, तो जब LU7 को आप कहते हैं तो LU7 को कहते हैं कि लेफ्ट में लगाइए, पुरुष में हो तो लेफ्ट में लगाइए, लेकिन जब नारी की बात करते हैं तो कहते हैं LU7 को राइट में लगाइए। तो जैसे वहां अवधारणा आई इन और यांग के संदर्भ में, वैसे अवधारणा इन्होंने दिया। तो एक को इन्होंने कहा यांग चक्र, तो उसी तरह लेफ्ट, जैसे हमारा लेफ्ट क्या है, यांग है ना, राइट हमारा इन है ना, और शरीर में भी यहाँ पे ये यांग है और ये इन है। तो यहाँ अगर चक्र कोई है तो इन चक्र है, यहाँ है यांग चक्र, और लेफ्ट में है तो भी यांग चक्र, और राइट में है तो इन चक्र। ये भी तो है, सब कंसेप्ट अलग अलग है, जैसे जैसे यहाँ चिकित्सा में यूज करने की बात आई वहां हम लोग यूज करते हैं। क्लियर? बस मूवमेंट उन्होंने कहा कि जो इन चक्र होते हैं उनका मूवमेंट राइट एंटी क्लॉक वो क्लॉकवाइज है, और जो यांग चक्र है उनका मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज है। उससे उनको अपनी चिकित्सा की अवधारणा आगे बढ़ी। ठीक, चलिए, जो जितना वाइब्रेट करता है, जितनी फ्रीक्वेंसी होती है, जितना वाइब्रेट करता है, उसी से उसकी ऊर्जा का पता लगता है। तो शास्त्रार्थ चक्र में पेटल प्लस स्पंदन प्लस वाइब्रेशन और प्लस फ्रीक्वेंसी, अगर ये फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ कम होगी तो फ्रीक्वेंसी अधिक होगी, वेवलेंथ अधिक होगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। यानी अगर उसकी लंबाई यूं करके यूं जा रही है, वेव वेव की तरह होगी ना, तो अगर वेव बहुत देर बाद आ रही है दोबारा पलट कर, तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी कम है, कम मूवमेंट हो रहा। और अधिक मूवमेंट करेंगे बहुत तेजी से मूवमेंट करता है। जैसे गोला है, एक गोले को घुमा दीजिए, बहुत तेजी से घूम रहा है तो कहेंगे कि बहुत बार मूव कर रहा, तो उसको फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, कितना फ्रीक्वेंट है, और वही उसी को वाइब्रेशन बोल रहे हैं। ठीक, तो उन्होंने कहा कि इससे अगर 1000 पेटल है, तो यानी हम लोग मानते हैं कि 1000 पेटल माने अधिक पावरफुल हुआ, और गुणात्मक रूप से तब पावरफुल होगा जब अगर उसमें फ्रीक्वेंसी भी अधिक हो, वाइब्रेशन भी अधिक हो, तो वो गुणात्मक रूप से भी होगा। अभी तो मात्रात्मक रूप से है, 4 की जगह 1000, लेकिन अगर मूवमेंट तेजी करे तो वो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, तो भी वो चक्र गुणात्मक रूप से, क्वालिटेटिव रूप से वो अधिक पावरफुल हो जाएगा। अब इन्होंने कहा शरीर में ऊर्जा ब्रह्मांड में सौर मंडल से प्राप्त होती है। ठीक है, ऊर्जा
सौरमंडल से, हाँ देखिए अब ये क्या होता है कि ये ऊर्जा ब्रह्मांड के, हम लोग ब्रह्मांड ही मानते हैं ना कि ब्रह्मांड से प्राप्त होती है। ऊर्जा चक्रों में सीधे, या तो सीधे आएगी या नाड़ियों के माध्यम से आएगी, दो ही चीज है। अगर बाहरी चक्र है, कुछ बाहरी चक्रों का कंसेप्ट आया तो बाहरी चक्र आएंगे, जैसे हम लोग चाइनीज में था, चाइनीज में क्या था, ऊर्जा आई और उनका ब्रह्मांडी ऊर्जा आती है और इस तरह से शरीर के बाहरी भाग जाती है। वही कंसेप्ट है कि ऊर्जा चक्रों में सीधे या नाड़ियों के माध्यम से आई, और ये जो सौरमंडल है, हम लोगों ने सूर्य को कहा है यांग, सबसे बड़ा यांग है, वो शक्ति स्वर्ग की शक्ति है सबसे बड़ी, और वो शक्ति है यांग की शक्ति। तो वहीं से हम लोग सारी ऊर्जा ग्रहण करते हैं, तो वही उन्होंने कंसेप्ट दे दिया है। विशेषताओं में ऊर्जा मौलिक फंडामेंटल और दो है, दो हमारे पास है, एक हमारे पास कुंडलिनी है और एक हमारी जो है सहस्त्रार है। सहस्त्रार टॉप पर है, तो आप बिल्कुल समझ लीजिए उसी तरह कुंडलिनी कहाँ था, सीवी1 में हम लोग कह रहे थे, और ये वो हमारे जीवी20 था। तो यानी दोनों के बीच में दो महत्वपूर्ण हमारे हैं, एक तो रूट चक्र जिसको कह दिया, कुंडलिनी को हम लोगों ने रूट चक्र कह दिया क्योंकि वो सबसे अधिक नीचे है, और उसको कहा हम लोगों ने सबसे बड़ा सर्वाधिक महत्वपूर्ण सहस्त्रार कहा ब्रह्मांड की ऊर्जा। तो ये ऊर्जा से प्रवेश करेगी। अब कुंडलिनी शक्ति क्या है, सुषुम्ना नाड़ी के मूल भाग पर, ये जो सुषुम्ना नाड़ी जो है, तो कुंडलिनी शक्ति जो है वर्चुअली कुंडलिनी शक्ति और नीचे है वर्चुअली, क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी तो माना जा रहा है कि सुषुम्ना नाड़ी निकली वहां से जहां पर की नाड़ी जो क्या कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड हमारी है, लेकिन सुषुम्ना नाड़ी अगर है तो मेरुदंड के स्पाइनल कॉर्ड से और नीचे से आनी चाहिए उसको कुंडलिनी शक्ति वहां से, क्योंकि वो भी सुषुम्ना नाड़ी का पार्ट होगा। तो अगर कुंडलिनी शक्ति सबसे नीचे है, बिल्कुल CV1 के पॉइंट से है, तो वहां से सुषुम्ना नाड़ी को शक्ति मिल रही है, चाहे वो संपर्क उसको टच कर रही हो चाहे न टच कर रही हो। तो चूंकि कुंडलिनी चक्र है, कुंडलिनी को कहा गया, उसकी आकृति जो परिभाषित की गई है, जो योग दर्शन माना गया, वो है सर्पाकार है, कुंडल की तरह है, यूं सर्प के आकार की है, तो इसलिए उसको कुंडलिनी शक्ति कहा गया। यही कुंडलिनी शक्ति जो है जागृत होने पर, यानी जगाना पड़ता है इसको, जब तक यही नहीं जगेगी तब तक आगे और जो चक्र है वो जागृत नहीं हो पाएंगे। इसी शक्ति को जगाना है, और इसी ये प्रथम सोपान है, इसको इस तरह मानिए। देखिए ये दार्शनिक विचार है, पहले समझ लीजिए, ये दार्शनिक विचार है, थोड़ा सा टफ है, जा रहा है इसलिए जाएगा कि वहां CV1 को तो प्रोफेसर पार्क जो वो उन्होंने ये हमारे प्रोफेसर पार्क नहीं बल्कि उन्होंने 3-4 वाले में उन्होंने डिसाइड कर दिया, लेकिन ये अभी ये दार्शनिक विचार है सब, तो इसलिए आपको उस दर्शन के रूप में थोड़ा सा ग्रहण करिए। कुंडलिनी एक शक्ति है, इसके जागृत होने पर भी दो विकास, शरीर विकास, बौद्धिक विकास, मानसिक विकास, ये सब कुंडलिनी शक्ति के जागृत होने पर ही होगा। जब ये पूर्ण रूप से जागृत हो जाएगी तो हमको दूसरे चक्रों में प्रवेश करने की अनुमति मिलेगी, तब हम मूलाधार में प्रवेश करेंगे, तब मूलाधार प्रवेश अपने आप चक्र, अगर चक्र की बात आप करें ना तो मूलाधार में प्रवेश करेंगे, मूलाधार जगाएंगे तो फिर हम स्वाधिष्ठान में प्रवेश करेंगे, स्वाधिष्ठान और जागृत कर लेंगे उसको, बहुत हाईएस्ट वही सिस्टम 0 से 1 एनर्जी, जो 0 से 9 एनर्जी, 0 से लेकर 9 एनर्जी, जो नहीं मतलब जो भी वहां एनर्जी कंसेप्ट होगा उसकी हाईएस्ट लेवल पहुंचेंगे तो वो अगले चरण पे जाएगी, और सहस्रार तभी पा सकते हैं, ऐसे नहीं पा सकते। ऐसा मत सोचिए कि सबके पास है। कुंडलिनी जागृत हुई, हो सकता है कुंडलिनी जागृत नहीं हो पाती जीवन भर, और कुछ के सहस्रार जागृत हो जाती है, तो वो अंतर जो है वो हमेशा रहेगा। हम लोग क्या करते हैं, हम उन चक्रों को ट्रीट करते हैं, तो चक्रों को ट्रीट करने से कुछ हमको फायदा हो जाता है। ये नहीं कह रहे हैं कि पूरा वो हमारा चक्र जागृत हो गया, ये नहीं कह रहे हैं, ये मत सोचेगा, ये मतलब अवधारणा नहीं होनी चाहिए कि हम उस चक्र को जागृत कर दे रहे हैं ना, उस चक्र को हम कुछ स्टिमुलेट कर दे रहे हैं, उससे हमारा जो फायदा होना है बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक, वो हमारा हो जाएगा। ठीक है, जागरण वाला
या जागृत होना या सहस्त्रार को प्राप्त करना, ये एक दार्शनिक विचार है जो हम चिकित्सा में भी यूज नहीं कर रहे। चिकित्सा में हमको नहीं मानना चाहिए, मेरा है ना, ये चिकित्सा मानने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि ये दार्शनिक विचार है। हम कह देंगे सहस्त्रार जागृत कैसे हो जाएगा? सहस्त्रार जागृत होने का अर्थ है कि ब्रह्मांड के द्वार खुल गए, आप सीधे कम्युनिकेट कर सकते हैं ब्रह्मांड से, नहीं हो सकता। तो यानी स्थिति ये है कि सहस्त्रार पे हम ट्रीटमेंट करते हैं, तो उसको कुछ उसकी ऊर्जा को हम लोग ले लेते हैं, बस। क्लियर? तो दो वो है, एक कुंडली नीचे है और सहस्त्रार ऊपर है। अब इन्होंने ये कहा कि जो चेतना कि अगर हम लोग कहें कि ये जब चक्र करते क्या है, तो ये तमाम 4 शरीरों पर काम करते हैं, इनका कहना है। तो पहला है भौतिक शरीर। तो भौतिक शरीर कौन है? जो भौतिक अंगों के विकास के लिए, तो भौतिक शरीर वो माना जाना चाहिए जो भौतिक, तो इसको भौतिक अंगों करेंगे तो वो हमारा भौतिक शरीर हो जाएगा। अगर मनोभाव का विकसित हो रहे हैं तो हमारे माने भाव शरीर हो जाएगा। तीसरा बौद्धिक चेतना वाला हो जाएगा, उसको हम लोग सूक्ष्म शरीर कर देंगे। और अगर हम इसके बाद भी समभाव की जागृति कर देंगे तो हम लोग उसको क्या कह देंगे? पराभौतिक। यानी जब समभाव हो जाए, जब हमको लगे कि हम में और आप में कोई अंतर नहीं, ये समभाव है ना, जो मैं हूं वो तुम हो, जो तुम में है वो मुझ में है, जब ये विचार आ जाए, है ना, तो वो तब कहा जाएगा समभाव। योग कंसेप्ट है ना। योगस्था कुरकर्माणि, गीता का प्रश्न हो जाएगा। योगस्था कुरकर्माणि संगम टिप्ता धनंजय। और फिर कहा कि सिद्धि सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। उनका सिद्धि और असिद्धि में समभाव रखिए। फिर उन्होंने और भी कहा कि जो मुझे जानते हैं सब में, जो मुझे दूसरे में प्रवेश किया हुआ मानते हैं या दूसरे को अपने में प्रवेश किया हुआ मानते हैं, वही वास्तव में समभाव समबुद्धि वाले हैं, समदर्शन। तो वो वाला कंसेप्ट है, तो वो संभाव है, वो जागृति पराभौतिक शरीर के रूप में है। इन्होंने इस वर्गीकृत किया है, वर्गीकरण है इनका, एक दार्शनिक विचार, ये भी दार्शनिक विचार है। फिर चक्रों में कुंडली शक्ति के अतिरिक्त स्वयं की, अब देखिए यहां पर आ जाइए, हम लोग क्या कह रहे थे? किडनी की ऊर्जा सब ऑर्गन्स में जाती है और उनको अपनी ऊर्जा देती है। टीसीएम हम लोग कह रहे थे कि किडनी की ऊर्जा, किडनी में ऊर्जा है और ऑर्गन्स में भी ऊर्जा है। ऐसा नहीं कि ऑर्गन्स में ऊर्जा नहीं है, ऑर्गन्स में भी ऊर्जा है, लेकिन जहां जहां ये जा करके और रुक जाती है वहां ऊर्जा देती है। कोई राजा गया, किसी जगह रुका, किसी मार्केट में रुका, किसी घर में रुका, उसको उसने भर दिया, उसने कुछ दिया, तो उसके पास ऊर्जा थी अपने, लेकिन इसके अलावा कुछ राजा ने दिया। वैसे ही किडनी गई और किडनी ने ऊर्जा दी। यहां भी है, प्रत्येक चक्रों में कुंडली शक्ति के अतिरिक्त स्वयं की ऊर्जा है। ऐसा नहीं कि ऊर्जा नहीं है उसमें, लेकिन ये जो ऊर्जा उनकी है, व्यक्तिगत ऊर्जा, वो है। कुंडली ने क्या किया? उनको ऊर्जा देती है। उन कुंडली को अगर विकसित किया हम लोगों ने, तो उन कुंडली जाकर के उन ऑर्गन्स के, उन चक्रों को, आगमन चक्र एक मान लीजिए, चक्रों को ऊर्जा प्रदान करती है। तो इस प्रकार ये कुंडली शक्ति जन्म से जो शुरू होती है, वह अल्टीमेटली फिर हमको आगे बढ़ना होता है, एक स्तर, एक दूसरा स्तर, तीसरे स्तर। अब इस महत्वपूर्ण शक्ति को प्रोफेसर, अब यहां देखिए, उन्होंने होमो चक्र कह दिया। कहा कि दिस इज होमो चक्र। क्यों? क्योंकि यही प्रीनेटल, यही शुरुआत में जन्म के साथ ही यही ऊर्जा आई थी जो विकसित हुई। दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या? सहस्त्रार, क्राउन चक्र कहा, उसको क्राउन कह दिया, उसको कहा शीर्ष पर अवस्थित है। तो क्या करती है? ब्रह्मांड से विश्व शुद्ध लेकर, विशुद्ध मत मानिए, विशुद्ध आप विशुद्ध लिखेंगे तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि विशुद्ध तो हमारा एक चक्र है। ऐसा नहीं है, शुद्ध ऊर्जा माना। जैसे हम कहते थे कि वहां पर शुद्ध ऊर्जा लेते हैं, तो ये शुद्ध ऊर्जा लिया
और इसने जो भी ब्लॉकेज है उसको दूर करने का काम करती है, इसलिए महत्वपूर्ण है सहस्त्रार चक्र, क्राउन चक्र। वायुमंडल से सम संख्या संगत होने पर, यानी अगर देखिए ये विचार है कि जब हम एक फ्रीक्वेंसी में, ये आधुनिक विज्ञान में भी आ गया, एक फ्रीक्वेंसी हमारी हो जाएगी तो हम उससे साक्षात्कार कर पाएंगे ब्रह्मांड से। तो कोई वायुमंडल से अगर हमारी शरीर की ऊर्जा, शरीर का जो इक्वेशन है वो उस इक्वेशन से मिल गया तो हम क्या करेंगे, उससे स्पंदन प्राप्त करेंगे, नहीं बीमार पड़ जाएंगे। अगर नहीं हो पाएगा तो हम उसको ग्रहण ही नहीं कर पाएंगे, हम बीमार पड़ सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग वाइब्रेशन, कोई बड़ी ऊर्जा आई, मान लीजिए किसी तारामंडल की आप ऊर्जा, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ छोटा सा, बस समझिएगा ये एग्जांपल है। तारामंडल से कोई ऊर्जा आई, उस ऊर्जा को अगर आपकी शक्ति कुंडलनी के माध्यम, सारे चक्रों के माध्यम से अगर आपकी शक्ति समभाव में है, यानी इक्वेशन उसका सही है, तो आप ग्रहण कर लेंगे। जैसे एंटीना है, एंटीना आप लगाएं और जो कोई टावर हो, उस टावर की एंटीना, टावर की जो ऊर्जा है वो एंटीना उस ऊर्जा को कैच कर सकता हो, तब तो ठीक है, नहीं तो एंटीना लगाने का कोई फायदा नहीं। कभी कभी कहते हैं कि ये एंटीना इस टावर से प्राप्त नहीं कर पाएगा, क्यों? क्योंकि उसमें जो ऊर्जा जा रही है इस ऊर्जा को ग्रहण नहीं कर पा रहा है, उस तरह समझिए। तो वैसे ही अगर हमारे ब्रह्मांड में हमारा समभाव नहीं है तो हम ऊर्जा को ग्रहण नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये उसी तरह है। अब ये थोड़ा थोड़ा दार्शनिक विचार है। अब चक्रों का आकार जो है दो तरह का है। एक आकार जो है, देखिए यूनाइटेड जो यूनिट चक्र है, जो दो उसमें यूनाइटेड संयुक्त वाला चक्र है, उनका गोल आकृति मानी गई है। ये मानी गई आकृति कि इनका गोलाकार है। और जो इंडिविजुअल चक्र माने गए उनका माना गया कि फनल शेप है। देखिए राइट में दिखाई दे रहा ना, फनल शेप, कीप की तरह है, कीप की तरह, कीप है ना। तो ये दो आकृतियां हुई। अब इनको जब कहा गया चक्रों का वर्गीकरण, तो ये कहा गया कि ये साइज के आधार पर, तो साइज कहा गया दीर्घ चक्र, मतलब दीर्घ मतलब बड़े, मेजर। फिर कहा गया माइनर चक्र, फिर कहा गया सूक्ष्म, बिल्कुल मिनी। तो मेजर, माइनर, मिनी, तीन। ये तो साइज के आधार पर हो गया। हम लोगों ने हर जगह कहा, देखा ना, वहां हम लोगों ने क्रेनियल नर्व कह दिया, क्यों कहा? क्रेनियल से निकली है क्रेनियल, स्पाइनल से निकली स्पाइनल। वैसे इन्होंने कहा कि योग दर्शन में कहा कि साइज के आधार पर होगा तो दीर्घ, एक बड़े हैं, एक लघु है, एक सूक्ष्म है, तीनों के आधार पर हो गया मेजर, माइनर, मिनी। फिर कहा गया स्थिति, लोकेशन। अब अंदर है तो अंतःचक्र, इंटरनल, बाहर है तो एक्सटर्नल, दो हो गया। फिर तीसरा उन्होंने कहा विविध आधार पर, अन्य आधार दिए उन्होंने। कैसे? कुछ को रीजनल चक्र कह दिया कि कुछ रीजन में है, कुछ कहा लोकल चक्र, जैसे हम लोगों ने चाइनीज में देखा था, उनका डिजिटल पॉइंट, उनका लोकल पॉइंट। तो लोकल पॉइंट हुए, कुछ डिजिटल पॉइंट हो गए, तो इन्होंने कहा लोकल चक्र, जो उस एरिया में, कुछ लोकल चक्र, रीजनल चक्र, कुछ रीजन में कह दिया। और तीसरा उन्होंने मिसलिनियस चक्र कह दिया कि अलग से और भी चक्र है। तो उन्हीं का बता रहे हैं दीर्घ चक्र बोलते, दीर्घ चक्र समझिए वही है, सबसे बड़े वही है, जो हमारा जो साथ हम लोग कह रहे हैं वही है। देखिए बिल्कुल, क्राउन चक्र माने सहस्त्रार, आज्ञा चक्र माने जो माथे यहाँ पर है। फिर हम लोग थ्रोट चक्र, ये हम लोगों ने कहा, तो ये भी हम लोगों ने कहा ना कोई कि वो ये हमारा हुआ विशुद्ध, विशुद्ध, ये विशुद्ध चक्र हुआ। थ्रोट चक्र जो है इसको विशुद्ध चक्र के रूप में हुआ ना, याद करिए। अच्छा नीचे से शुरू करिए तो समझ में आ जाएगा। मूलाधार। हाँ, तो जो देखिए कुंडली, मान लीजिए कुंडली जस्ट उसके नीचे, मूलाधार के जस्ट नीचे कुंडली। तो कुंडली मान लीजिए तो कुंडली के ऊपर क्या हो जाएगी? मूलाधार। ये देखिए मूलाधार ये है। मूलाधार के ऊपर हम लोग क्या कहा था? स्वादिष्ठान। स्वादिष्ठान के बाद फिर हम लोग कहा था मणिपुर, फिर कहा था अनाहत, फिर मणिपुर अनाहत के बाद विशुद्ध, फिर आज्ञा, फिर सहस्त्रार। तो ये चक्र इन्हीं चक्र, और आप समझते जाइएगा आगे
धीरे धीरे आप ये पढ़ेंगे आगे चल के, जब आप इसी किताब में पढ़ेंगे आगे, तो आपको यही मालूम पड़ेगा यहीं पर हमारा कौन सा वो है, एंडोक्राइन सिस्टम है। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम हमारा यही है। अब कहीं उसको नेवल चक्र भी कह दिया गया है, और नेवल चक्र को भी अभी कभी कभी आप समझे सोलर चक्र के रूप में कहा गया है, तो इसलिए यह याद रखिए, कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है, तो ये 7 जो है, जो हमारे 7 है वही 8 है। देखिए लघु चक्र, लघु चक्र पहले उसको पढ़ लीजिए पहले। अब ये उन्होंने कहा, क्या कहा देखिए, ये भी पढ़ लीजिए थोड़ा सा चक्र के बारे में। ये शरीर के सबसे बड़े ऊर्जा जंक्शन केंद्र है। आप लोगों ने हम लोगों ने डॉक्टर वॉल को पढ़ा, तो डॉक्टर वॉल ने भी कहा था ना, कुछ ट्रांसफार्मर की बात कही थी, याद करिए, वही बोल रहे थे ना ट्रांसफार्मर, किसी पॉइंट के संदर्भ में कह रहे थे ना, इनर्वेशन पॉइंट को कहा था ना, AIP। तो वो देखिए कह रहे हैं कि ये पावर स्टेशन बड़े ऊर्जा के चक्र हैं, ये पावर स्टेशन की तरह है। इनमें जो पावर आएगी तो वो पावर स्टेशन से फिर जाएगी किसी सब स्टेशन में, और सब स्टेशन से फिर किसी उसमें जाएगी, तो वहां पर क्या होगा, ट्रांसफार्मर भी होगा, डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा। तिवारी जी बढ़िया से बताएंगे, कहेंगे ट्रांसफॉर्मेशन भी होगा, मतलब उसमें चेंज भी करते हुए उसकी पावर को, और वो डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे और रिसीव भी करेंगे, कहीं से रिसीव करेंगे, हिंडाल्को से आ गई या कहीं से आ गई, बड़ी जगह उस जगह से पावर आ गई, और पावर को रिसीव किया और फिर पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया, ट्रांसफार्म भी किया उसको, कि भाई उतनी क्षमता है कि नहीं उसको लेने की, तो उसको ट्रांसफार्म किया, फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सब स्टेशन को, सब स्टेशन ने फिर दे दिया लोकल किसी स्टेशन को या किसी मोहल्ले के ट्रांसफार्मर को, फिर वहां से घरों में गई। वैसे ही यहाँ भी है, यही बात कह रहे थे ब्रेन के संदर्भ में, कि ब्रेन एक हमारा सबसे बड़ा पावर स्टेशन है, वहां से स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू आ रही है और प्लेक्सस के माध्यम से शरीर में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो वही कह रहे हैं ये हमारे दीर्घ चक्र बड़े पावर स्टेशन है, उनसे फिर गई छोटे वाले में, लघु में, लघु से फिर कहना ये है। ठीक है, तो अगर ये इनका कहना है कि हम लोग योग दर्शन में चक्रों और नाड़ियों का दोनों का महत्व किया गया, भारतीय योग दर्शन में दोनों का महत्व लिया गया, चाइनीज दर्शन में उन्होंने मेरिडियन सिस्टम को लिया था, उन्होंने अलग से नहीं कहा, मेरिडियन सिस्टम लिया। हालांकि जो कंसेप्शन वेसल वाला ये जो चैप्टर है 6 वाला, ये उसी सिस्टम की बात कर रहा है, बड़े चक्रों की बात कर रहा है, लेकिन उन्होंने अलग से डिफाइन नहीं किया। इसमें कोई शक नहीं कि TCM ने अलग से, हम लोगों ने क्या किया, हम लोग नाड़ी सिस्टम के अलावा चक्र सिस्टम मान रहे हैं, और इन चक्र सिस्टम के माध्यम से कह रहे हैं कि नाड़ियां भी इनसे जुड़ी हुई हैं, लेकिन ये चक्र सिस्टम हम लोग पा रहे हैं और इन्हीं नाड़ियों से सारा संवेदना हो रही है। तो ये इसमें इन्होंने क्या किया, प्रोफेसर पाकजी ने क्या किया, उन्होंने चक्रों को किसी का, मैडम अब थोड़ा सा म्यूट हो जाइए, सुधा मैडम थोड़ा सा आपका हो गया, ठीक, चलिए। तो अब वो जो है सुजोग में क्या किया, मेरिडियन सिस्टम को जोड़कर इस उपचार पद्धति को उन्होंने कहा चक्रों पे अगर हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो हम नाड़ियों पे तो दे ही रहे हैं, क्योंकि उनके माध्यम से हम उनको ट्रांसफर कर रहे हैं ना, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि ये बड़े ऊर्जा के स्रोत हैं, इन पर हम लोग ट्रीटमेंट दे करके नाड़ी सिस्टम को और जो बड़ी पावर स्टेशन से दूसरे पावर स्टेशन को जाकर के ठीक कर रहे हैं, ये उन्होंने। तो ये दीर्घ चक्र वही कुंडलनी, मूलाधार वही स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्त्र, कितने हो गए, 8 है ना, 8 हो गए। ठीक, तो कुंडलनी के जस्ट ऊपर मूलाधार है, पहले समझ लीजिए, कुंडलनी के जस्ट ऊपर मूलाधार है, तो इसको हमेशा वैसे देखिए। अब लघु चक्र का कंसेप्ट देखिए, तो अब देखिए वहां पर आइए, ये हम लोगों ने, ये कौन सा था चक्र, लघु चक्र। देखिए लघु चक्र में इन्होंने क्या कंसेप्ट लिया, लघु चक्र में इन्होंने शरीर के सब भागों के नहीं किया, इन्होंने हाथों में
और देखिए हाथों में साइड में वहां पर लिया, देखिए। तो अब देखिएगा आप लोग चाइनीज सिस्टम और दोनों तुलना करिएगा, वही बिल्कुल वही पॉइंट है, देखिए आइए वही पॉइंट है। लघु चक्र क्या है, इन्होंने कहा कि हथेली के मध्य भाग में कहां पर है P8, तो 3 का है ना, एक इन्होंने तीनों बाहों में कह दिया, एक बाह कहां H, आपका देखिए H1 आ गया। H1 कहां था, हमारा कांच में था ना, एक्जिला नहीं, ओरिजिनल एक्जिला के पास था ना, तो H1 एक्जिला पे आ गया। फिर आपका देखिए पेरिकार्डियम 3 कहां पर आया, बिल्कुल बीचों बीच, पेरिकार्डियम यहाँ पर है, जहां मुड़ता है। और तीसरा उन्होंने कहा दिए, तीसरा पॉइंट कह दिया P8, तो तीनों पॉइंट आपको हाथों में आ गए, तो ये उन्होंने कह दिया लघु चक्र है इसको। और वही चाइनीज सिस्टम के वही पॉइंट आए ना। अब उसी तरह पैरों में देखिए, पैरों में वही देखिए, पैरों में UB54 कहां आता है, बिल्कुल पीछे की तरफ, और ST30 आता है कहां, बगल में, बिल्कुल जहां पर आपका हिप जॉइंट है उसी के पास आता है, देखिएगा उसमें अपने ओरिजिनल वाले में ST30 वहां पर हो गया, एक UB54 और K1 कहां जाता है, K1 हमारा आता है नीचे। तो पैरों में K1, UB54 और ST30 आ गया। तो ये 3 3 6, ये 6 चक्र इसमें हो गए। फिर सूक्ष्म चक्र, ये चक्र जो है कहां है, वही चक्र देखिए कौन सा ये है पॉइंट है, सर जो टिप्स पर है वो, जिंगवेल, जी सर टिप्स पर जिंगवेल पॉइंट्स, है ना, तो जिंगवेल पॉइंट है सब, क्योंकि ये नक सूक्ष्म वालों को नक चक्र पर है ना, तो नक चक्र वही बिल्कुल वही है, नक पर है पूरा, तो सूक्ष्म वही सारे वही पॉइंट है, जो आपके जिंगवेल पॉइंट है वही सब है, पैरों में भी वही, हाथों में भी। तो 3 चक्र का ये अवधारणा थी, ठीक। तो दोनों हाथों पांव की उंगलियों के टिप्स में चिन्हित किए गए, और यही चाइनीज मेडिटेशन सिस्टम में एक्स्ट्रा जिंगवेल और एक्स्ट्रा 30 के स्थान के समतुल्य है। एक्स्ट्रा 30 वो जो एक्स्ट्रा 30 वाला जो है उसमें होगा पॉइंट, उसी में होगा वो जो एक्स्ट्रा हमने एक भेजा था कि एक्स्ट्रा 30 कहां पर है, तो वो उसमें है, एक ही बस केवल है और शेष तो ही है। फिर अंतःचक्र, अब दूसरा जो है कि बाहरी लोकेशन के हिसाब से, तो एक अंतःचक्र हो गए। तो अंतःचक्र क्या हो गया, शरीर में वही देखिए, वही जो हमारा जो ऊपर का नीचे है मीडियन, और हम लोग कहा था ना वर्टिकल और मीडियन, उसी ऊर्ध्वाधर अक्ष पर अवस्थित है। और ये क्योंकि पोजीशन के हिसाब से है ना, हमने कहा था ना लोकेशन के हिसाब से, हमने कहा था आकार के हिसाब से, तो अंतःचक्र वही है जो हमारा आकार में दीर्घ चक्र था, ठीक है ना, वही है ना। यानी दीर्घ चक्र और अंत्य चक्र सेम हो गए, हम हो गए, आप बताओ उनमें दो ऐसा ना, नामिनक्लेचर अलग है। उन्होंने कहा कि बड़े आकार के आधार पर, पहले तो कहा आकार के आधार पर, फिर कहा कि लोकेशन के हिसाब से, तो लोकेशन अंत है क्योंकि अंदर है इसलिए लोकेशन में अंतर चक्र कह दिया, लेकिन है वही सब है। देखिए सहस्त्रार, आज्ञा चक्र, विशुद्ध, अनाहत, मणिपुर, स्वादिष्ठान, मूलाधार, कुंडली, है कोई, तो है चक्र वही, लेकिन उनको नाम इस तरह कह दिया। इनमें क्या कहा देखिए, इन्हीं केंद्रों से मेरिडियंस में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, मेरिडियंस में ऊर्जा इन्हीं से होगी, और मेरिडियंस से शरीर अवयव में ऊर्जा फिर ये ट्रांसफर करेंगे मेरिडियंस में, मेरिडियंस से फिर ऑर्गन्स में जाएगी। तो इन चक्रों को ऊर्जा ब्रह्मांड में होने वाले परिवर्तनों के द्वारा वायु चक्रों से ऊर्जा प्राप्त होती है। अब इन चक्रों को वायु चक्रों से प्राप्त होती है। और याद करिए चाइनीज सिस्टम में क्या कहा था उन्होंने, कहा ब्रह्मांड से ऊर्जा आती है, 2-2 घंटे के अंतराल में बाहर गई, और फिर वो मेरिडियंस के माध्यम से अंदर जाती है। तो अंदर चक्र ये है, और कॉस्मिक सिस्टम अलग दिया हुआ है, और ब्रह्मांड की ऊर्जा के लिए स्रोत अलग दिया हुआ। याद करिए कॉस्मिक सिस्टम था और एक ऋतुओं के अनुसार था कि कॉस्मिक से आएगी, फिर वो बाहरी चक्रों में आएगी, फिर मेरिडियन में जाकर के फिर अंतर चक्रों में जाएगी, फिर वहां से
अल्टीमेटली कोर मेरिडियन में जाकर के तब डिस्ट्रीब्यूट होगी, वहां जो पहले वाले चैप्टर में है, इसके पहले चैप्टर में। तो सिस्टम वही कि पहले आई तो कहीं से जो ब्रह्मांड से आएगी तो अल्टीमेटली किसी चक्र में आना पड़ेगा, मेरिडियन के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट होगी, फिर चक्र में जाएगी, बाहरी चक्र में आएगी तो अंतर चक्र में जाएगी, फिर मेरिडियन में जाएगी, वहां से ऑर्गन से चली जाएगी। दिस इज द सिस्टम, यही सिस्टम होगा। तो ये अंतर चक्र माने दीर्घ चक्र। वही देखिए है वही कंसेप्ट है। अब बैक में देखिए, बैक को इन्होंने हेटेरो चक्र कह दिया है, इसका सर्कुलेशन कहा कि एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलेशन है, और फ्रंट चक्र को होमो कह दिया है, सर्कुलेशन क्लॉकवाइज है। ये उन्होंने ऊर्जा का जब वो दिया कि ऐसे ऊर्जा यूं करेगी, मूव करेगी, तो इधर से आकर के ऊर्जा मूव करके फिर बाहर निकल जाएगी या जहां जाएगी डिस्ट्रीब्यूट होगी, इस रूप में। वो उनका अलग कंसेप्ट है। तो हम लोग बहुत अधिक नहीं उस पर, हमको प्रयोग कैसे करना है उस पर हम करें, हमको रिसर्च उस पर नहीं करना भी। फिर वायु चक्र थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा है ना, इसको आप समझिए। ये जो है, जो वर्टिकल क्षैतिज और सैगिटल अक्ष के दोनों सिरों पर अवस्थित माने गए। तो प्रिज्म लाइक स्ट्रक्चर जो हम लोगों ने चौथे में वो आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं, पांचवें में क्या वो स्ट्रक्चर वाला जो अपना बॉडी का वो है, वो किताब इंग्लिश वाली नहीं है ना, पांचवें में है शायद। इंग्लिश वाली जो एनाटॉमी किताब है वो पांचवें में है, सेमेस्टर 5 में है शायद। एनाटॉमी किताब एक है ना, लोगों के पास तो एक ही किताब रही है केवल, मान लो शरीर विज्ञान। हाँ, तो वो एनाटॉमी वाली 5वें में है शायद। तो एनाटॉमी वाले में उन्होंने, जैसे हम लोग समझ रहे हैं वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल और एक सैगिटल, तो मतलब एक बाएं दाएं, एक ऊपर नीचे, एक क्षैतिज, तीन चीज हुआ ना। तो वही कह रहे हैं कि तीनों पर ये प्रिज्म को आप देखिए तो प्रिज्म में सारे तरह के सारे वो है, क्या कहते हैं, अक्ष हैं दोनों सारे। तो इसी को उन्होंने कहा कि प्रिज्म लाइक स्ट्रक्चर। आप समझिए हमारा क्या है, आगे भाग है, पीछे है, साइड में भी तो हमारा भाग है। तो अगर हम शरीर की कल्पना करें तो शरीर हमारा क्या, 1 2 3 4 और 5 6, तो हमारे 6 उसमें भी आप एक्सेस हो जाएंगे, बाएं दाएं होगा, ऊपर नीचे होगा और आगे पीछे होगा। तो वैसे ही इन्होंने वो कंसेप्ट में लिया कि वायु चक्रों कंसेप्ट प्रोफेसर पार्क ने विकसित किया। तो ये उन्होंने कहा, उसके कैसे किया है ये वाला देखिए। अब इनका कहा कि ये चक्र प्लेक्सस और गैंग्लियन होता है, उन्होंने पहले कहा था। तो उन्होंने कहा कि मौसम परिवर्तन की अनुभूति नर्वस सिस्टम के माध्यम से होती है। तो इसी को उन्होंने कहा कि अगर वायुमंडल का तापक्रम बढ़ जाए तो क्या होगा, हम बीमार हो जाएंगे, लू लगेगी। उसी तरह तो उन्होंने कहा कि ऐसे में क्या होगा, शीर्ष चक्र प्रभावित होता है, सहस्त्रार वाला। वो सहस्त्रार नहीं कहा उन्होंने, इसको शीर्ष चक्र, ये बाहरी चक्र कह रहे हैं ना, अंतर चक्र है जो शरीर के अंदर स्थित है, ये बाहरी की बात कर रहे हैं। तो एक बाहरी कंसेप्ट लिया उन्होंने, वो देखिए उसको उन्होंने कहा कि ये सारी चीजें डेवलप होती हैं बाहरी ऋतुओं के परिवर्तन से या ब्रह्मांड में ऊर्जा के आने से। प्लैनेटरी सिस्टम भी उसमें आवश्यक है। प्लैनेटरी सिस्टम में भी यही परिवर्तन होता है ना, ऊर्जा परिवर्तन तो होगा, चाहे आर्द्रता बढ़ेगी, चाहे ग्रीष्म गर्मी बढ़ेगी, चाहे ठंडक बढ़ेगी, यही तो होगा। तो उसको उन्होंने कहा कि ये जो है हमारी उस ऋतुओं के आधार पर वायु चक्र प्रभावित होते हैं। ये ऋतुओं के क्रम में प्रत्येक ऋतु की ऊर्जा क्रमशः वायु, उष्मा, प्रवर उष्मा, ह्यूमिडिटी, शुष्कता और शीतलता मानी गई है। यही तो है। इन्हीं ऋतुओं में सर्वाधिक वायु चक्र क्रिया शुरू होते हैं, क्योंकि जब कभी बाहर से ऊर्जा आएगी तो कहां जाएगी, हमारा बाहरी शरीर, हम लोग भी लंग्स पढ़े हुए हैं, कहते हैं कि बाहरी जो है वही प्रभावित होता है। तो हमने कहा ना लंग्स कोई, तो उन्होंने क्या कहा था, डिफेंसिव की। तो डिफेंसिव की ये भी तो है, ये भी तो डिफेंस की है, बाहर एक है, आवरण है, और वो हमारे ऊर्जा के स्रोत है, और वो इसको एक्सेप्ट करते हैं।
अब यही एक्सेप्टेंस का जो बढ़िया सा सिस्टम है, तो हम लोग अपने झेल जाते हैं और नहीं बीमार पड़ जाते हैं। तो उसी को उन्होंने कहा, देखिए ये कहा, वायु चक्र ऊर्जा के ऐसे द्वार हैं जिनके द्वारा कॉस्मोस एवं पिंड के बीच ऊर्जा का आदान प्रदान निकास समय समय पर होता रहता है। अगर ऊर्जा बहुत आई और हमारे ब्रह्मांड, हमारे इसने वायु ऊर्जा के शीर्ष बिंदु ने लिया और शरीर से निकल नहीं गई, तो प्रभावित होगा शरीर। अगर निकालने का सिस्टम ठीक हुआ कोई बात नहीं। तो ऊर्जा कम आई तो हमारे शरीर ने लिया और रोक लिया। लेकिन ऊर्जा किसी समय अधिक आ गई, बहुत बवंडर आ गया, बहुत गर्मी पड़ गई, प्रचंड गर्मी पड़ने लगी, तो ऐसे में ऊर्जा आई तो आएगी, तो भाई आप बाहर निकले तो आपको ऊर्जा आई, लेकिन सब बीमार नहीं पड़ते। कुछ लोग उसको यानी उस गर्मी को निकाल देते होंगे ना शरीर से, तभी तो नहीं बीमार पड़ते, और कुछ बीमार पड़ जाते हैं। तो वही बात कह रहा है वो कि वायु चक्र आपके करते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर उसको इनके द्वारा मेरिडियन से अंतर चक्रों और अंतर चक्रों के माध्यम से कोर मेरिडियन को, द कंसेप्ट ऑफ कोर मेरिडियन, द कंसेप्ट ऑफ कोर मेरिडियन इज इक्वल टू द कंसेप्ट ऑफ, हमारी कौन से सबसे वो नाड़ी है सुषुम्ना नाड़ी के नीचे, अभी हम लोग बात कर रहे थे कुंडलनी। कुंडलनी। तो जो कुंडलनी है, कोर मेरिडियंस मतलब कुंडलनी वगैरह का जो कंसेप्ट है वो यही है कि इसी कोर मेरिडियंस में वो ऊर्जा अल्टीमेटली जाती है। ये कंसेप्ट है उनका, कोर मेरिडियंस का जो कंसेप्ट दिया कि वो कोर मेरिडियन वो कहीं दिखाए, लेकिन अल्टीमेटली कोर मेरिडियंस पूरे शरीर में है जिनका संबंध हमारे कुंडलनी से है। तो वहां पर वो कोर मेरिडियंस का कंसेप्ट है, वहां पर ऊर्जा की आपूर्ति होती है और वो इसी प्रतिरूप में ऊर्जा के आधिक्य का निकास भी होता है। आई ऊपर से शरीर में बहरी, देखिए उनका कहना ये है, जो नहीं इसमें लिखा हुआ है, उनका कहना शरीर में आई और यूं घूम रही है चक्रवत, इधर से आई, बाहर से आई, दाएं से आई, सब जगह चक्रवत, बाहरी सब है ना, ऊपर भी है, दाएं भी है, दाएं गर्मी सब जगह लग रही है, यहाँ आई घूम रही है, अंदर घूमती रहती है, और वो घूमती रह करके और फिर कहीं तो निकलेगी। अगर निकल गई, उसको हमारे शरीर ने निकाल दिया, चक्रों ने अपनी ताकत से चक्रों ने निकाल दिया, तो बीमार नहीं पड़े, और नहीं निकाल पाए बीमार पड़ गए। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ प्रोफेसर पार्क जे वू। अब देखिए ये प्रिज्म का स्ट्रक्चर, इसमें कहीं गलत हो तो आप उसको, कहीं गलत लिखा हो तो उसको मत सोचिएगा, ठीक है। ये एक्सटर्नल चक्र की बात कही उन्होंने, कहा प्रिज्म का स्ट्रक्चर उसी शरीर की तरह, दोनों शरीर बना दिया उन्होंने। तो ऊपर जो है देखिए, पढ़िएगा नीचे, ये देखिए ये वाला, देखिए ये दाहिने ये वाला ऐसे जिसमें हाथ हुए, तो ये ऊर्जा को शरीर, देखिए शरीर ये है ऊपर से लेके नीचे तक, मैं कैसे दिखाऊं क्या कि आप देख जी सर दिख रहा है। तो दिख रहा है। तो देखिए इसके साइड में हुआ, आगे हुआ, पीछे हुआ, नीचे हुआ, ऊपर हुआ, ठीक। तो 6 हो गए ना हमारे पास, और हमारे पास 8 चक्र है केवल। तो 8 चक्र देखिए कैसे हैं, देखिए इसी में देखिए, पहले चित्र देख लीजिए, मैं चित्र वाला बार बार दिखाऊंगा, यही समझना है बस, सिंपल है, बहुत बड़ी बात नहीं है। एक सहस्त्रार चक्र जो प्रकाश ऊर्जा का है और शीर्ष पर है, वो दोनों ऊपर है, देखिए दोनों, ये देखिए 1 और 2, 1 माने सहस्त्रार बिल्कुल टॉप पर, उसके जस्ट नीचे 2 नंबर, सहस्त्रार और 2, 1 और 2 ऊपर है, देखिए यहाँ नंबर 1 देखिए, नंबर 1 सहस्त्रार प्रकाश ऊर्जा और उसके नीचे शीर्ष टॉप ऊर्जा। तो बिल्कुल दोनों जो हमारी वो है, ये दोनों दो ऊर्जा ऊपर, दो चक्र हमारे ऊपर, बिल्कुल बाहरी चक्र में 2 बिल्कुल, एक बिल्कुल टॉप पर और एक उसके जस्ट नीचे, तो 2 हमारे सहस्त्रार शीर्ष चक्र हो गए। अब नीचे देखिएगा, होमो चक्र या कुंडलनी, ठीक है,
होमो चक्र अथवा कुंडलनी। और नीचे देखिए 7-8 में देखिए, पढ़िए। शीतलता, शीतलता कौन वाली है? शीतलता नाम में नहीं, नाम में मुझे इन्होंने ऊर्जा नाम दिया तल, इन्होंने नाम चेंज कर दिया है बाह्य चक्र के, लेकिन वही सहस्त्रार को रखा और कुंडलनी को रखा, और उन्होंने उसको नहीं रखा नाम उन्होंने ऊपर नीचे के दे दिया बाहर का, अंदर वाले उसको अंतः चक्रों का नाम परिवर्तन नहीं किया, उसको नाम नहीं दिया। अब हम देखिए, होमो चक्र कुंडली नीचे और सहस्त्रार चक्र ऊपर, ठीक, ये सबसे टॉप पर रख दिया। फिर उसके जस्ट नीचे जो ऊपरी तल था, ऊपरी तल को उससे शीर्ष टॉप, ये प्रवर ऊष्मा की एनर्जी, इसकी शीर्ष टॉप की, जो टॉप में वाही चक्र है, टॉप का वाही चक्र, यानी सहस्त्रार चक्र के जस्ट नीचे टॉप का चक्र प्रवर ऊष्मा का है, और तल का बॉटम का है वो शीतलता का है, और जो होमो चक्र है वो डार्कनेस है। 8 एनर्जी कंसेप्ट है ये। देखिए तिवारी जी, नीतू जैन, ये आप लोग समझिए इसको, यही वाला जो है जी सर, 8 एनर्जी कंसेप्ट यही है, ठीक है। उन्होंने 8 एनर्जी कंसेप्ट दिया, यही एनर्जी है। उन्होंने कहा अंधकार और लाइटनेस 2 एनर्जी सिस्टम और कर दिए। उन्होंने कहा कि सहस्त्रार चक्र लाइटनेस का है और डार्कनेस के लिए होमो चक्र है, कुंडलनी। तो 2 ये हो गए। 8 हमेशा बात कर रहे हैं ना, 8 ही तो बात कर रहे हैं, वही डिफाइन कर रहे हैं यहाँ। जी सर। शीर्ष पर टॉप पर आई प्रवर ऊष्मा, हॉटनेस, और सबसे नीचे आ गई शीतलता। तो यहां 2 तय हो गई। आपको 3-4 चक्र को लेफ्ट में ऊष्मा, लेफ्ट चक्र में ऊष्मा चक्र, लेफ्ट चक्र, लेफ्ट साइड में जो हुई वो ऊष्मा चक्र है, वो नाम लेफ्ट चक्र, उसका नाम दिया लेफ्ट चक्र, नाम दिया कि उसकी एनर्जी हीट है। और फिर राइट की जो दिया वो ड्राइनेस, राइट की ड्राइनेस दिया, लेफ्ट की हीट और राइट की ड्राइनेस, और पीछे की विंड दिया और सामने की ह्यूमिडिटी, सामने की ह्यूमिडिटी और पीछे की विंड, जो मोर और लेस उस कंसेप्ट से हम लोग अगर रखें कि वायु एनर्जी ही तो पीछे प्रभावित करती है। 3 ही एनर्जी भाई, वायु और गर्मी और हॉटनेस यांग ऊर्जा के रूप में है। तो यांग ऊर्जा प्रभावित करती है बैक को, स्पाइन को, और अंदर आर्द्रता वाली होगी इन ऊर्जा के रूप में, वही तो प्रभावित करती है स्टमक को। कंसेप्ट उनका है, हम ये नहीं लिखा उन्होंने, लेकिन हम मान के कर रहे हैं कि यही कंसेप्ट रहा होगा कि आर्द्रता है तो वो आगे के भाग में आएगी, और अगर विंड है तो विंड पीछे जाएगी, क्योंकि विंड माने यांग ऊर्जा। हम लोगों ने भी पढ़ा था कमल पुष्प में, कमल पुष्प याद भूलिए नहीं। कमल पुष्प में क्या कहा? उन्होंने कहा शीतलता नीचे है, फिर उन्होंने कहा शुष्कता है, कंकड़ पत्थर, फिर उन्होंने कहा आर्द्रता, और अभी ये जल के अंदर है। तो ये हमारी कौन सी ऊर्जा है? इन ऊर्जा। यही कंसेप्ट हर जगह भी है। तो ये इन ऊर्जा कहां पर है? हमारी आर्द्रता जो है पेट पर आएगी, और विंड जाएगी, और फिर आएगा, फिर उन्होंने कहा था विंड और हीट और हॉटनेस, 3 ऊर्जा जैसे आई वैसे कमल पुष्प विकसित होने लगा। तो जल के ऊपर आया तो विंड, फिर हीट, फिर हॉटनेस। तो वही 3 यांग ऊर्जा और 3 इन ऊर्जा। उन्होंने इसको पराभौतिक कह दिया, भौतिक पराभौतिक, लेकिन अल्टीमेटली वो ऊर्जा कौन सी है? वो हमारी यांग ऊर्जा के रूप में है। विंड है, हीट है, हॉटनेस। तो विंड पीछे चली गई पार्श्व चक्र, और अग्र चक्र में आ गए आर्द्रता। लेफ्ट में उन्होंने ऊष्मा रखा और राइट में उन्होंने रखा शुष्कता, ड्राइनेस। बस ये 8 चक्र उन्होंने बाह्य चक्र के नाम चेंज कर दिए, केवल सहस्त्रार
और होमो चक्र नली को वही रखा, लेकिन वाम चक्र, पार्श्व चक्र, अग्र चक्र, दक्षिण चक्र और शीतल चक्र। तो तल चक्र तो बहुत क्लियर है, शीतलता, शीर्ष चक्र पर ऊष्मा, यहाँ तय है। लेकिन नीचे की 3-4 को कि लेफ्ट में ऊष्मा है, राइट में ड्राइनेस है, पीछे आपका विंड है और सामने आपका आर्द्रता है। इस तरह इन्होंने इस वाले को, खत्म हो गया क्या चैप्टर? ये सर खत्म हो गया ये। हाँ, खत्म हो गया। इस तरह इन्होंने ये जो अनीता जैन मैडम कह रही थी कि केवल यहीं तक उसमें 28 पेज तक है, कोर्स कह रही थी 28 पेज तक है, 31 जी सर, लिखा तो यही है उसमें। उसमें 28 लिखा नहीं, 33 तक जरूर होगा, 33 जरूर होगा। मैं मानता नहीं हूँ, कोई 33 तक क्यों नहीं होगा, ये तो ये बता ही रहे हैं। अभी इसके अलावा भी कंसेप्ट है, उन्होंने पढ़ाया ना पढ़ाया, लेकिन हम लोग कोशिश, ऐसा है सारा नहीं पढ़ा पाएंगे, लेकिन हम लोग अब आपको धीरे धीरे कंसेप्चुअली क्लियर होने लगा होगा कि हाँ क्या चक्र है। हमारा ये आशय है कि थोड़ा बहुत आपको ये मालूम हो जाए। हाँ सर, थोड़ा क्लियर हुआ है सर। लिखा तो इसमें 1 to 28 ही है, पतंजलि यौगिक एक्यूप्रेशर में 1 to 28 लिखा है, फिर 162 से 189 लिखा है। हाँ, 28 ही लिखा है सर, लिखा तो इसमें यही है। लेकिन थोड़ा बहुत 152 से हाँ सर, बाद में लिखा है 162 से 189। हाँ, विविध चक्र जी सर। लेकिन सर 189 तो बीच में ही छूट रहा है ऐसे। 189 तक लिख रखा है, तो 189 तो कोई बीच में ही खत्म हो रहा है ऐसे, कुछ लेसन खत्म ही नहीं हो रहा है यार। वन 95 पे खत्म है सर लेसन तो। नहीं, खत्म हो गया। ऐसा आगे केवल बंद करिए थोड़ा। ये प्रकरण केवल बताया गया है ना, केस लॉ बताया गया है ना, केस का विवरण दिया, इसलिए आगे उसको खत्म है। 192 में केस का विवरण है, देखिए 191 तक है बस। जी सर। खैर हम लोग इसको बताएंगे, इसके अलावा भी कुछ चीजें इसमें जो होगी उसको थोड़ा सा बताने की कोशिश की जाएगी कि कुछ चीजें जो कैसे चक्र विवरण में हम पूरा तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन फिर भी कुछ चक्र जो है उनको बता दिया जाएगा। और वो एक जो आप लोग लगाते हैं, ये पेज नंबर 55 में है, इसको एक बार जरूर बताना है। पेज नंबर 55 आप लोग देखिएगा, तो उसको पेज नंबर 55। जी सर, निकाल लिया। निकाला? यस सर, निकाल लिया। तो 55 में ये इसको थोड़ा समझ लीजिएगा, इसको बताना पड़ेगा, क्योंकि ये एक आध चीजें इसमें बता देंगे, बहुत अधिक नहीं, कि वही कंसेप्ट है। लेफ्ट में क्या है, देखिए 2-4 एनर्जी है। लेफ्ट में क्या है, वायु, ऊष्मा और प्रकाश, ये लेफ्ट में है। और राइट में आर्द्रता, शुष्कता, शीतलता, अंधकार। 4 उंगलियां है ना, और 2 अंगूठे, तो इनको होमो और हेट्रो, होमो दिया ना, होमो कुंडलनी और हेट्रो ऊपर वाला, तो 2 तो इसमें हो गए। और 4 उंगलियों, तो लेफ्ट में आपको रखा उन्होंने, क्या लेफ्ट में रखा यांग ऊर्जा और राइट में रखा इन ऊर्जा। तो उस तरीका क्या था, शुरू में क्या था, शीतलता थी, तो नीचे उन्होंने जो पहले शीतलता जो लिया वो रिंग फिंगर लिया, यही शुरू हुआ।
इसमें देखिए मिडिल फिंगर नहीं है, मिडिल फिंगर में अंधकार है, मिडिल फिंगर में अंधकार लिया इन्होंने, जो आठवीं ऊर्जा, 8 ऊर्जा है ना, तो मिडिल फिंगर अंधकार और उधर मिडिल फिंगर जो है प्रकाश। तो अंधकार प्रकाश दो था ना, दो था ना 8 एनर्जी सिस्टम में। तो यहाँ तो होमो हेट्रो ले लिया, और यहाँ अंधकार और प्रकाश, यहाँ प्रकाश लेफ्ट में प्रकाश आएगा, इसमें अंधकार आएगा 8 ऊर्जा सिस्टम में। और फिर 3 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 3 इधर है 3 उधर है। नीचे से देखिए, नीचे से क्या आएगा, पहले शीतलता, फिर क्या आएगी, शुष्कता, शुष्कता, फिर आएगी आर्द्रता। और यहाँ से विंड, देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ से विंड होगी, पहले विंड होगी, फिर उससे बड़ी ग्रीष्म, हॉट, फिर हॉटनेस, तो 3 इधर की हो गई। लेकिन जब उल्टा आप चलेंगे तो आर्द्रता जो है आपका, फिर आर्द्रता, फिर उल्टा, जैसे ऊपर से क्रम में आए ना, तो विंड के बाद क्या होगा, आर्द्रता, वहां से वहां उल्टा चक्र हो जाएगा, चक्र उल्टा हो जाएगा, बस यही है इसका अंतर है। वहां ये नहीं होगा कि आप तुरंत उसके बाद फिर आर्द्रता में आ जाए तो ये उंगली के लिए, नहीं, आर्द्रता, ये नीचे जाएंगे उसी तरह, आर्द्रता, फिर शुष्कता, और फिर शीतलता। नीचे का इस तरह सिस्टम से, और ऊपर का इस तरह सिस्टम से। नीचे का जैसे वायु, नेचुरली वायु ऊर्जा प्रचंड ऊर्जा, तो वायु पहली छोटी वाली, फिर ग्रीष्म, उससे बड़ी वाली ग्रीष्म, उससे बड़ी वाली हॉटनेस, तो 3 ये हो गई। लेफ्ट में तो तय हो गया। राइट में क्या हुआ, राइट में फिर वहीं जाइए, राइट में फिर इसी से जाइए, इससे नीचे जाइए, ये आपकी हो गई आर्द्रता, क्योंकि ऊपर से सूप टॉप पर ऊपर है आर्द्रता। उसके बाद फिर जाइए नीचे, और नीचे जाइए, फिर आपका चला गया शुष्कता, और फिर चला गया शीतलता, बस हो गया। और ये तो हमारा अंधकार और उसका ही प्रकाश। तो ये इसको यूज करने की बात है। इसको यूज करेंगे जब आप अपने उसमें, जैसे ठंडक आने लगी है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ठंडक को, शीतलता को सिडेट करना पड़ेगा, हीट को बढ़ाना है, हीट को बढ़ाना। तो बस हमारे पास शीतलता है और हीट। तो हर ऋतु में जब कभी विंड का होगा और शुष्कता की बात होगी कि विंड प्रभावित हो रही हो, शुष्कता, तो वहां विंड शुष्कता लगा देंगे। और जहां हमको अभी तो नहीं, लेकिन दिसंबर से ये ऊर्जा बढ़ेगी शीतलता वाली। अभी शीतलता वाली नहीं है, इसी के उसमें आगे दिया हुआ है, आगे इसी में वो ट्रीटमेंट भी दिया हुआ है, कैसे कैसे आप प्रयोग करें। लेकिन ये समझ जाएंगे, ये चार्ट अगर समझ जाएंगे तो आपको आनंद आ जाएगा, फिर आप लगाने लगोगे। चक्र में लगाना है, चक्र वाले में वही, चक्र में लगाने का मतलब 0 पॉइंट पे लगाना, चक्र का 0 पॉइंट, चक्र में 0 पॉइंट आएगा नीचे, बस वहीं पे लगा लीजिए। वो कलर इनको थोड़ा कलर ध्यान रखनी है आपको, कलर इनके जो है वो भी डिफाइंड है अलग से, मतलब मोर और लेस वही है। लेकिन इन्होंने जो है डार्कनेस को तो ब्लैक लिया है, लेकिन शीतलता को इन्होंने ब्लू लिया है, शीतलता को ब्लू लिया है, डार्कनेस लिया है ब्लैक इन्होंने। और इसी में कॉन्सेप्ट लिया है उन्होंने ऊर्जा। वो पेज पढ़िएगा जरूर, उसको धीरे धीरे, अभी मतलब इम्तिहान के दृष्टि से पढ़े न पढ़े, पेज बता दूं आपको। इसमें पेज बहुत बढ़िया है, वो उसको पढ़िएगा तो वो आनंद आएगा उसमें से, क्योंकि वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग उसको मतलब पढ़ते रहेंगे तो आपको एनर्जी का जो सिस्टम इसमें दिया हुआ है, वो जैसे सबसे नीचे एनर्जी फिर कहा ओम, देखिए उन्होंने कहा एनर्जी बढ़ने क्रम में ओम, सुम, आर्म, मा,
ला हा आह, मतलब वो एनर्जी के क्रम में बढ़ते हुए उन्होंने अपना कंसेप्ट रखा होगा, तो एनर्जी जैसे बढ़ रही है वैसे शास्त्रार्थ में आह एच, तो कभी कभी उनको प्रोनाउंसिएशन में एच कहा है उन्होंने, एच ऊर्जा, तो एच ऊर्जा माने शास्त्रार्थ ऊर्जा, तो वो नाम नॉमेनक्लेचर वैसे किया, जैसे हम लोग ओम का, तो उम से ओम यानी ओम मूलाधार की ऊर्जा उनके हिसाब से, ओम सुम आर्म मा ला हा आह, ऐसे आप याद कर लीजिए, ओम सुम आर्म मा ला हा आह, और उतना आप एनर्जी बढ़ती जाएगी ना, आह सबसे अधिक मुंह खुलेगा, सुम, देखिए ओम सुम आर्म मा ला हा आह बढ़ता हुआ एनर्जी कर, वो उन्होंने अपना कंसेप्ट दिया है, उतना हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन फिर भी कंसेप्ट तो है उनका, तो उसको एनर्जी को उन्होंने लिया, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अरे हम ही उसको 10 बार 15 बार 20 बार 25 बार पढ़ चुके हैं, नहीं याद होता, अब धीरे धीरे याद हो रहा है। आज ही मैंने उसको पहले पढ़ा, तो आज मुझे, मैं सच बताऊं कि मुझे आज याद हुआ, अभी याद हुआ, 1 घंटे पहले याद हुआ, नहीं बहुत बार पढ़ते थे। वो दिन एक दिन कहा भी था हमारे उन्होंने, शर्मा जी ने, पंकज जी नहीं सुम की बात कर रहे थे, याद करिए, तो हमने कहा था कि पढ़ा रहे हैं वहां से, चाइनीज से, प्रोफेसर पार्क जीवू पढ़ा रहे हैं, याद करिए, उन्होंने कहा था सोम जो है, तो वो यही था, ओम सुम आम मा ला हा आह, ये एनर्जी है, तो ऐसे ही धीरे धीरे याद हो जाएगा, ऐसा मत करो, कोई ऐसी चीज नहीं है जो स्मृति में आप बार बार पढ़े याद ना हो, ब्रेन का काम ही यही सीखना, उसको तो वो अपना काम करेगा, बस ये है कि हम लोग को जितना समय मिलेगा वैसे हम लोग करेंगे, तो हम लोग इस वीडियो को प्रसारित करें, फैलाएं, पढ़ें, और हम लोग यही चाहते हैं कि जो, भाई हम बहुत से लोगों के पास वक्त नहीं है, नहीं इतना समय दे सकते, तो वो सुन ले तो भी काम बन जाएगा, थोड़ा बहुत सुनेंगे तो भी समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे। एक थोड़ा सा हमने पहले भी एक वीडियो में इस पे बार चर्चा किया था, तो वो वीडियो को मैंने डाल दिया था इसीलिए आज कल, कि भाई इसको भी थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत उनमें है, चक्र पर हमने कहीं बताया था, तो वो थोड़ा सा जिक्र था, तो हमने उसको डाल दिया था कि भाई देखें, भाई सुन लेंगे, तो चक्र सिस्टम थोड़ा सा टिपिकल है, और टिपिकल इसलिए है कि उसके पूरे कंसेप्ट को हम लोग ठीक से सेटल्ड वे में नहीं लिखे, किताब जो है सेटल्ड वे, मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ कि खराब किताब है, किताब बहुत अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन विचार बहुत बड़ा है ना, उसको विचार को उतने में समाहित करना, ये 2 किताबें इस पे आनी चाहिए थी, तब ये किताब का कंसेप्ट क्लियर होता, उनका विचार, क्योंकि विचार उन्हीं के हैं और उस विचार को हम देना चाह रहे हैं, तो वो हम लोग फिर भी आप लोगों का प्रयास है कि हम लोग करें, ताकि हम जो संस्थान का सपना है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन, ये सपना हम लोग पूरा हो जाए। तो अभी हम लोग वीडियो बंद कर रहे हैं, हम लोग